हेलो दोस्तों। आज 7 सितंबर 2023 है, बृहस्पतिवार। मैंने पिछले 2 दिनों में कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मंगलवार को टीचर्स डे था और मैंने मेरे माता पिता के साथ समय बिताया। वो नीचे रहते हैं एक पास ही के अपार्टमेंट में और हर रोज सुबह मैं उनके साथ थोड़ी सी चाय पी लेता हूँ। लेकिन चाय से ज़्यादा ये है मेरा समय जो मैं उनके साथ निकालता हूँ और वो मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। हम लोग हर रोज रामायण, महाभारत, वेदांत, अ, अ, पुराण और उपनिषद की बातें करते हैं और मुझे उससे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। वो मेरे सबसे ज़्यादा प्रिय गुरु है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग हैं मेरे जीवन में। अ, तो इसलिए मैंने उनके साथ थोड़ा समय निकाला। आजकल मैं मेरी मम्मी को लैपटॉप यूज़ करना भी सिखा रहा हूँ। वो असमीज़ में किताबें लिखती हैं। उन्होंने एक किताब पूरी की पूरी लिखी फ़ोन पे। तो मैंने सोचा कि अब उनको लैपटॉप सिखा देना चाहिए क्योंकि थोड़ा आसान होगा लैपटॉप में लिखना। अक्षर बड़े होंगे, उनकी उम्र भी हो गई है, तो आंखों के लिए भी अच्छा नहीं है अगर वो फ़ोन में देखते रहें पूरा समय। तो हैप्पी टीचर्स डे सबको। आशा करता हूँ कि आप सीखें और सिखाएं और जीवन में तरक्की करें। तो आज 7 सितंबर है, बृहस्पतिवार है। ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए आज वीक का क्लोजिंग डे भी है। तो आइए देखते हैं आज मार्केट में क्या हो रहा है। तो जैसे कि हमने अनुमान किया था कि मार्केट डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बीच में ही रहेगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नीचे गया, फिर ऊपर जाके डिमांड जोन को उसने टेस्ट किया, फिर नीचे आया। चूंकि सप्लाई जोन को उसने टेस्ट किया ऊपर और फिर नीचे आया, फिर डिमांड जोन को टच करके फिर ऊपर गया, फिर डिमांड जोन को टच करके फिर वापस से ऊपर गया। अब वापस सप्लाई जोन में जाके थोड़ा ऊपर जाके फिर वापस नीचे आना शुरू हुआ है। चूंकि ये सप्लाई जोन एक बार ऑलरेडी टेस्टेड है, तो इसलिए ये सप्लाई जोन के काफ़ी अंदर तक गया है। अभी तक उसने सप्लाई जोन ब्रीच नहीं किया है, इसका मतलब ये ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं है। आज भी मार्केट नीचे ही की तरफ है। हो सकता है कि ये नीचे आए, हो सकता है कि ये डिमांड जोन को ब्रीच करके या तो नीचे चला जाए, या फिर अगर मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ रहे तो हो सकता है कि ये सप्लाई जोन ब्रीच कर जाए, क्योंकि चूंकि ये 2 बार ऑलरेडी टच कर चुका है सप्लाई जोन को, तो सप्लाई जोन काफ़ी वीक हो गया है। तो हो सकता है कि ऊपर की ओर चला जाए, लेकिन मैं प्रेडिक्शन करने में बिलीव नहीं करता हूँ। लोग सोचते हैं कि मार्केट को अगर हम लोग प्रेडिक्ट कर ले, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो अगर देख लें, तो हम लोग बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में इतने ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें होती है जो मार्केट को अफेक्ट कर सकती है। ये रिटेल सेंटिमेंट हो सकता है, न्यूज़ हो सकता है, सारे स्टॉक्स का ऊपर नीचे होना, प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं प्रेडिक्शन करने में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं क्या बिलीव करता हूं कि आज मार्केट कहां है, कोई भी स्टॉक, उसका प्राइस ज्यादा है या कम है, तो हम लोग एक रिलेटिव कंपैरिजन करते हैं कि स्टॉक का प्राइस पहले कहां था, अभी कहां है, और अभी जो प्राइस चल रहा है वो अच्छा प्राइस है या बुरा प्राइस है, और उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि हमें खरीदना है या बेचना है। तो मैं प्रिडिक्शन नहीं करूंगा कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर नीचे गया तो मैं खरीदूंगा, अगर ऊपर गया तो मैं बेचूंगा। बस यही है डिसीजन। हम डे टू डे बेसिस पे लेते हैं, ना कि इस आधार पे कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा सा नीचे जाएगा। अभी तो नीचे जा रहा है, कैंडल रेड है, तो देखते हैं कि हमारे पसंदीदा स्टॉक कैसा कर रहे हैं। मैं इसको सॉर्ट कर ले रहा हूँ। टाटा कंज्यूमर आज 2.21% गिरा है। कल काफ़ी ऊपर उठा था, उसके बाद आज गैप डाउन हुआ है तो गिरा है, लेकिन कोई डिमांड जोन आसपास में है नहीं। अब अगर ये 803 के आसपास पहुंचता है तो इसे खरीदा जा सकता है। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये स्टॉक ऊपर ही की तरफ है। ठीक है, RSI एक अच्छा इंडिकेटर है और RSI अभी 52 है। RSI जब 30 के नीचे हो तब स्टॉक का प्राइस अच्छा है। ये एक इंडिकेटर है। इसके अलावा बॉलिंजर बैंड्स भी है, इसके अलावा ट्रेंड एनालिसिस भी है, EDX करके जो इंडिकेटर होता है उसको भी देखते हैं। उसके अलावा मेरा सबसे जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है वो डिमांड जोन और सप्लाई जोन। तो अभी टाटा कंज्यूमर डिमांड जोन से काफ़ी दूर है, तो खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता है।
अगर ये 880-900 के आसपास पहुंचता है और अगर आपको टाटा कंज्यूमर पे 20% के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है तो थोड़ा सा बेचकर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। बजाज फाइनेंस देखते हैं, आज 0.81% डाउन है। जो कैंडल है वो रेड है, इसका मतलब ये है कि स्टॉक नीचे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड जोन से काफ़ी दूर है तो कुछ करने के लिए नहीं है। वोल्टास देखते हैं तो वोल्टास भी सप्लाई जोन के आसपास है। अगर आपको 20% के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है तो थोड़ा सा बेचकर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नौकरी देखते हैं, नौकरी ने सप्लाई जोन ब्रीच कर लिया। अब ये गैप डाउन का सप्लाई जोन था तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन नहीं है। अच्छा सप्लाई जोन होगा ये, क्योंकि यहाँ पर से बहुत तेज़ी से नीचे गिरा था तो चांसेस है कि ये यहाँ जाके टच करके फिर से नीचे की ओर आए। अगर आप 4650 के आसपास 20% प्रॉफिट बना रहे हैं तो थोड़ा सा बेचकर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वरना हम इंतज़ार करेंगे इसको 4220 के आसपास पहुंचने का, तब हम नौकरी और ख़रीदेंगे। एशियन पेंट्स सब डिमांड जोन और सप्लाई जोन से काफ़ी दूर, ये इसका भी साइडवेज मूव ही है। लोअर हाइज और हायर लोज बोलते हैं इसे। अगर आप देखें तो ये कंसोलिडेशन कर रहा है ट्रेंड। अभी तो फिलहाल ट्रेंड इस तरीके से है। जब ये 4200 के आसपास यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से ब्रेकआउट करने के चांसेस है तो हम इंतज़ार करेंगे। खैर मैं तो यहाँ पर ख़रीदूँगा नहीं, मैं इसका इंतज़ार करूँगा या तो कोई नया डिमांड जोन बने या फिर ये एग्जिस्टिंग डिमांड जोन 3044 के आसपास पहुँचे, तब हम इसे ख़रीदेंगे। तो अभी करने के लिए कुछ नहीं है। टाइटन सप्लाई जोन पहुँच चुका है 3162 के आसपास, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये नीचे की ओर बढ़ेगा। तो हम एक नोट ले लेते हैं, टाइटन सेल एट CMP इफ प्रॉफिट इज अबव 20%, सेल सम एट CMP। मतलब जितना है आपके पास पूरा मत बेच दीजिए। आमतौर पे मैं पूरा बेच देने में बिलीव नहीं करता हूँ। आपके पास आप हर किसी को अपना एक बना लेना चाहिए। जैसे मैं समझता हूँ कि एक स्टॉक 1-1.5 लाख के आसपास आप इन्वेस्टेड होने चाहिए। अगर आपके पास 2-2.5 लाख के आसपास इन्वेस्टेड है तो आपको थोड़ा सा बेचकर उसको 1-1.5 लाख के आसपास ला सकते हैं। हर इन्वेस्टर का अपना कैपेसिटी होता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आपका पोर्टफोलियो साइज़ कितना है, उसको बैलेंस्ड रखिए। तो अगर टाइटन आपके पास ज़्यादा है बाकी सभी स्टॉक से इन रुपीस, तो आप उसको थोड़ा सा बेच कर, और अगर आपको 20% प्रॉफिट हो रहा है तो आप थोड़ा सा बेचकर उसे बैलेंस आउट कर सकते हैं और उसको दूसरे जो पैसा निकलेगा उसको आप दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बेचने के लिए अच्छा टाइम है। आइए रामको सीमेंट देखते हैं। डिमांड जोन और सप्लाई जोन दोनों ही से काफ़ी दूर, तो करने के लिए कुछ नहीं है। रिलायंस हमने सोचा था कि हम इसे 2384 के आसपास खरीदेंगे, ऑल्दो प्राइस 2384 के आसपास पहुंचा नहीं है, लेकिन मार्केट आज गिर रहा है। रिलायंस का भी ट्रेंड नीचे ही की ओर लग रहा है। अगर ये 2384 पहुंचता है तो ख़रीदना है, तो इसका भी एक नोट ले लेते हैं। बाय रिलायंस एट 2384.00, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं डिवी स्लैब क्या कर रहा है। डिमांड जोन से काफ़ी दूर, करने के लिए कुछ नहीं है। ICICI बैंक देखते हैं, डिमांड जोन से काफ़ी दूर, करने के लिए कुछ नहीं है। TCS डिमांड जोन से काफ़ी दूर। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़, हाँ यहाँ पर कुछ होने की संभावना नहीं है, कोई डिमांड जोन बन नहीं रहा है आसपास में, अभी तक तो नहीं बना है। जो नज़दीक का डिमांड जोन है वो काफ़ी दूर है, तो करने के लिए अभी फ़िलहाल कुछ नहीं। ऑल्दो ये भी टेस्टेड है, यहाँ पर एक बार टेस्ट हो चुका है, तो अभी करने के लिए तो फ़िलहाल कुछ नहीं है। थोड़ा इंतज़ार करेंगे। SRF के क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं। यहाँ पर एक बल्ब सा दिख रहा है, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स जब निकलेंगे तब देखेंगे क्या करना है। बट फ़िलहाल तो डिमांड जोन से काफ़ी दूर है। सप्लाई जोन भी कोई आसपास नहीं है। जो नज़दीक का सप्लाई जोन है वो यहाँ है, बना देते हैं सप्लाई जोन। बहुत दूर है, करने के लिए कुछ नहीं है। टोरेंट फार्मा डिमांड जोन से काफ़ी दूर,
सप्लाई जोन से भी काफ़ी दूर एस्ट्रल, ये टोरेंट फार्मा का सप्लाई जोन बना देते हैं एक। खैर यहाँ पर कोई सॉलिड सप्लाई जोन तो है नहीं, तो बनाने लायक भी कुछ नहीं है। ये एक सप्लाई जोन है जो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म ट्रेडर्स है वो 1955 के आसपास इसे बेच सकते हैं। एस्ट्रल देखते हैं, एस्ट्रल 1800 पे ख़रीद सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा दूर है तो करने के लिए कुछ नहीं है। कंटेनर कॉरपोरेशन देखते हैं, कंटेनर कॉरपोरेशन सप्लाई जोन के पास पहुंच रहा है, तो अगर आपने एंट्री अगर यहाँ पे लिया था तो आपका टारगेट होना चाहिए 709 के आसपास। ठीक है, 709 के आसपास इसे बेचा जा सकता है। अगर आपको 20% प्रॉफिट मिल रहा है तो थोड़ा सा बेचकर पोर्टफोलियो को बैलेंस आउट कर सकते हैं। डाबर लेकिन फिर भी थोड़ा सा दूर है, हो सकता है थोड़ा समय लग जाए। डाबर देखते, क्योंकि मार्केट भी ट्रेंड नीचे की तरफ है तो चांसेस कम है कि डाबर कंटेनर कॉरपोरेशन 709 के आसपास पहुंचेगा। इसका देखते DATR क्या है, 14 रुपये इसका DATR है, 14-15 रुपये के आसपास। तो ये अगर खूब तेज़ी से बढ़ता है तो पहुंच तो सकता है 709। आइए इसका नोट ले लेते हैं। कॉनकॉर sell some at 708.90 if profit is above 20%। ठीक है, डाबर देखते हैं। डाबर में कुछ हो नहीं रहा है, डिमांड जोन से काफ़ी दूर। PI इंडस्ट्रीज देखते हैं, भी कुछ नहीं हो रहा है। हेवल्स देखते हैं, हेवल्स में भी कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, अब एक रिपोर्ट आया था मेरे पास, आइए उस रिपोर्ट को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। चूँकि स्टॉक मार्केट हम देख चुके हैं और आज ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, थोड़े बहुत नोट्स भी ले चुके हैं, तो आइए एक रिपोर्ट आया था इंडिया स्ट्रैटेजी करके, देखते हैं वो रिपोर्ट क्या कहता है। मैं उस रिपोर्ट को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है इंडिया स्ट्रैटेजी सितंबर 23। क्या हो गया, ये डैम कैपिटल करके एक कंपनी है, उन्होंने पब्लिश किया हुआ स्ट्रैटेजी है। आइए इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो ये कह रहा है कि हम इन सवालों का जवाब देंगे, क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या ये जो बुल मार्केट है ये एक बबल है और बंद हो जाने वाला है। हम इंडिकेटर्स देखेंगे, प्रीवियस पीक्स देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक तो बबल बना नहीं है ऐसा कह रहा है। नियर टर्म मार्केट इंडिकेटर्स क्या है, तो क्या है वो चीज़ें जो मार्केट को स्ट्रांगली अफेक्ट कर सकती है। How sectors perform in 2 decades of market phases? What are the earning in alerts and SMID cap rally? Is it sustainable? Big question marks at this point. Rural outlook uncertain. Capex outlook. Government front-ended. Private weak but order book strong. Economic outlook. GDP वगैरह देखेंगे। आइए देखते हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं। तो ग्लोबल इन्फ्लुएंस, लास्ट 4 पीक्स वेर ऑल ड्यू टू ग्लोबल इवेंट्स। जो 4 आखिरी पीक आए थे वो ग्लोबल इवेंट्स की वजह से आए थे। तो this was possibly due to FPI flow dominance in the past, not that much anymore. Our twin deficit, domestic GDP has sometimes slowed down and sometimes not. तो domestic GDP ज़्यादा कुछ बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं है। US के मुकाबले हम लोग कहीं भी प्रीमियम के आसपास नहीं है, nowhere near premium when it comes to European markets. हमारा अपना हिस्ट्री अगर देखते हैं तो at a discount to 1 SD of +1 SD of one own history. SD is the standard deviation, मतलब standard deviation से हम लोग थोड़ा ऊपर है अभी, unlike premium in previous weeks despite being at higher ROEs. ROE मतलब return on equity to previous peaks. Momentum अच्छा है,
शिफ्ट टू लिक्विड फंड्स फ्रॉम इक्विटी, हो सकता है कि लिक्विड फंड्स पे लोग शिफ्ट कर जाए, एक छोटा सा फेयर है, तो देखते हैं उसका क्या होता है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बिकमिंग मोर रेलेवेंट इन इंडियन मार्केट, आज की तारीख में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। ये एक चार्ट है जो बताता है कि कितना डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये ब्लूमबर्ग का पब्लिश किया हुआ चार्ट है। डोमेस्टिक फ्लोज नाउ अ फॉर्मिडेबल फोर्स, जैसे कि मैंने कहा, तो डोमेस्टिक फ्लोज काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और अनुमान है FY24 तक कि ये और बढ़ेगा। अभी तो हम लोग सिर्फ 700 बिलियन USD पे है, लेकिन ये बढ़ सकता है आगे चल के। सेक्टोरल रोटेशन देखते हैं, तो सेक्टोरल रोटेशन का मतलब ये होता है कि हमें स्टॉक मार्केट को इस तरीके से इन्वेस्ट करना है कि जो सेक्टर मार्केट का है, जो ऊपर जा रहा है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और फिर जब मार्केट वो सेक्टर गिरने लग जाता है तो उसमें से पैसा निकाल के हम उस सेक्टर पे इन्वेस्ट करते हैं जो ऊपर जाना शुरू हुआ है, क्योंकि कोई ना कोई सेक्टर हमेशा ऊपर जाता है, और फिर करेक्शन जब आता है तब उसमें से पैसा निकाल के ऊपर बढ़ने वाले सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो एक है। तो ये निफ्टी राइज हुआ है 580%। ये फॉर द फॉलोइंग टेबल मेक इट अ सीरीज ऑफ बुल्स एंड बेयर फेजेस, रन योर आइज ऑन द top half of all the tables. Top 5 PE increases in bull phase, followed by top 5 PE falls in subsequent bear phases, followed by PE increase in the next rally. Thereafter repeat looking at bottom half of each table. ये बता रहा है कि कैसे इसको पढ़ना चाहिए। तो 580% के आसपास निफ्टी बढ़ा है, उसके बाद निफ्टी 60% गिरा है, उसके बाद 250% फिर बढ़ा है, और फिर 23% गिरा है। तो और फिर अगर नीचे के देखें तो 77% बढ़ा है, फिर करीब 38% गिरा है, फिर 145% बढ़ा है 43, और फिर 70% गिरा है। तो इसके मतलब जो बुल्स है वो काफ़ी ऊपर रहे हैं और बेयर्स जो है वो काफ़ी वीक रहे हैं, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। अब आइडियली तो जब बुल में हो उस समय इन्वेस्ट किया जाए, पैसा बनाया जाए, और फिर जब बेयर में हो तब उसमें से पैसा निकाल के उन सेक्टर्स में डाला जाए जो बढ़ रहे हैं, तो वैसा करना चाहिए। पर ये बता रहा है निफ्टी मतलब निफ्टी 50 विच इज़ नेशनल 50, जो मतलब 50 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, उसके बारे में ये डिटेल्स है। सेक्टोरल पीई अगर देखें तो मतलब वही है, बेसिकली कौन से सेक्टर बढ़ रहे हैं उनमें इन्वेस्ट करो और फिर बाकी में से निकाल दो। सेक्टर पीई परफॉर्मेंस इन द करंट बुल फेज करीब 27% बढ़ा है। अर्निंग्स वगैरह के बारे में बताया गया है यहाँ पर। डेंजर सिग्नल्स फ्रॉम Q1 एंड अपग्रेड्स फॉर NSE 200। करंट मिड कैप रैली जो चल रहा है, क्या वो जस्टिफाइड है? क्या मतलब ये कभी भी बबल बर्स्ट होकर हमें लॉस दिला सकता है? तो इसके बारे में बता रहा है ये। तो मिड कैप वैल्यूएशंस एक्सपांड विद GDP ग्रोथ, तो GDP ग्रोथ के साथ मिड कैप यूजुअली बढ़ा है। तो ये जो चार्ट है ये दिखा रहा है कि जो ग्रे कलर वाला सेक्शन है वो निफ्टी मिड कैप PE प्रीमियम है, और जो ब्लैक कलर वाली लाइन है वो LT एवरेज है, और रियल GDP ग्रोथ जो है वो लाल वाली लाइन है। तो जैसे जैसे GDP ग्रो हुआ है आप देख सकते हैं कि मिड कैप भी ग्रो हुआ है। तो अभी GDP ग्रोथ अच्छा चल रहा है, मतलब मिड कैप ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है कि बढ़ेगा। तो आप अगर मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बना सकते हैं। बाकी सेक्टरल कंसेंसस है, रूरल आउटलुक है, एल नीनो रिस्क है, तो अभी अलर्ट में है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हो सकता है कि तूफान आ जाए, तो उसकी वजह से मार्केट इफेक्ट हो सकता है। इंडियन ओशन डिपोले इज करंटली न्यूट्रल, हाउएवर इट इज़ फोरकास्टेड टू टर्न पॉजिटिव विच यूजुअली सपोर्ट्स रेनफॉल इन इंडिया। तो बारिश बढ़ सकती है। मैं हैदराबाद में रहता हूँ और हैदराबाद में बीच में बारिश काफ़ी कम हुई थी और हमें लगा था कि इस बार बारिश अच्छी हुई नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, मतलब मॉनसून अच्छा रहा है ऐसा लग रहा है। और जनरली मॉनसून अगर अच्छा होता है तो एग्रीकल्चर पे इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से मार्केट्स ऊपर की तरफ बढ़ने की गुंजाइश होती है। रेनफॉल डेफिशिएंसी एग्रेवेट्स इन की क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, कुछ स्टेट्स है जहाँ पर बारिश कम हुई है, इसके बारे में ये बता रहा है। तो राइस, पल्सेस, कोर्स, ये सब जो है ऑयल सीड, शुगर केन, जूट, मेस्टा और कॉटन यानी कि रुई, इन सब में अफेक्ट हुआ है। तो ये बता रहा है कि कितना अफेक्ट हुआ है। चावल 32% ग्रोथ हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप अगर देखें हर जगह थोड़ा थोड़ा ग्रोथ ही हुआ है, जिसकी वजह से मतलब कोई बुराई नहीं है, मतलब मार्केट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट अभी तक मुझे लग तो नहीं रहा है। ट्रेड वीक रहा है पिछले सालों के कंपैरिजन में। रियल क्रेडिट
कंटिन्यूज टू बी स्ट्रांग, तो क्रेडिट अच्छा है, कोई बुराई नहीं है, तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर इन्वेस्टमेंट टू बी लेड बाय प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं और वही लीड करते हैं। नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ बढ़ा है, जो कि मार्केट के लिए बुरा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग 48% पे है 23 में, 2019 में 30% पे था, जिसका मतलब है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ग्रो किया है। तो ओवरऑल अगर आप देखें मार्केट का सेंटिमेंट अभी तो पॉजिटिव ही है, और मुझे नहीं लगता कि ये जो अभी हम जो ये निफ्टी पे चलते हैं, ये जो निफ्टी में ग्रोथ हम देख रहे हैं, अब वो कोई बबल है। तो पिछले कुछ सालों का अगर देखें, 5 सालों का, ये ग्रोथ अच्छा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा समय है। जब भी हम कोई भी स्टॉक में डिप्स देखें तो हमें उसमें पैसा लगाना चाहिए। जब भी मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है तो हमें मार्केट में पैसा निकाल के उन सेक्टर्स में पैसा लगाना चाहिए जहां पर ग्रोथ अभी नीचे है। तो जब भी डिप्स हो वहां पर खरीदो, जब पीक्स हो वहां बेचो। डिमांड जोन के आसपास खरीदना समझदारी है, सप्लाई जोन के आसपास बेचना समझदारी है। तो थोड़ा सा पैसा वहां से निकाल के उन स्टॉक्स में डाले जहां पर मार्केट प्राइस अच्छा मिल रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूले। जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना ये वीडियो बढ़ेगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये वीडियो बनाऊँ हफ्ते में 3 से 4 बार। ये मेरी लर्निंग्स है स्टॉक मार्केट के बारे में, मैं कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं वही शेयर कर रहा हूँ, और मेरा लॉजिक क्या है इन्वेस्ट करने का। तो मैं फंडामेंटल्स देखता हूँ, मैं ट्रेंड एनालिसिस देखता हूँ, और उसके बेसिस पे मैं अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और मैं मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही बिलीव करता हूँ। मैं डे ट्रेडिंग में बिलीव नहीं करता। मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग आपको सजेस्ट नहीं करूँगा अनलेस आप प्रॉपरली ट्रेंड है। मैं ये नहीं कहता कि ऑप्शंस ट्रेडिंग खराब है, बस यही है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम इतने साल पढ़ाई करते हैं, तब जाके अपना करियर बनाते हैं, लेकिन हम ऑप्शंस ट्रेडिंग में जब घुसते हैं तो हमें लगता है कि हम बड़े समझदार हैं और हमें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग ज़रूर लें, कहीं ना कहीं से स्टडी करें। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑप्शंस ट्रेडिंग में ट्रेनिंग देते हैं। मैं किसी एक को सजेस्ट नहीं करूँगा, आप अपना एनालिसिस खुद करें। और मैं जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ वो मेरा अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ज़रूर कीजिए। मैं ये आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं ये लॉजिक बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये लॉजिक गलत है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप अपना लॉजिक बता सकते हैं, और इससे हम दोनों का ही ज्ञान बढ़ सकता है, सभी का ज्ञान बढ़ सकता है बल्कि। तो अपना दिमाग जरूर लगाए, किसी की बात ना सुने, मार्केट में टिप्स कभी ना सुने। कोई अगर आके समझाता है कि ये स्टॉक खरीद लो, ये स्टॉक बेच, तो आपको खूब प्रॉफिट होगा, और अगर समझा नहीं पाता है कि क्यों वो ये डिसीजन ले रहा है तो उसकी बात बिल्कुल ना सुने। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कीजिए, मेरी बात भी अंधाधुन बिल्कुल ना सुने। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसका कोई फाइनेंशियल मोटिव नहीं है, ये कम्प्लीटली फ्री है। मैं सिर्फ अपना अंडरस्टैंडिंग और अपना लॉजिक शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरा अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक गलत हो। अगर आपको लगता है गलत है तो ज़रूर बताइए, मेरा ज्ञान बढ़ाइए, और मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। एक बार फिर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।